बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं। केमिस्ट्री के जो है वो हम लोगों ने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। चैप्टर 1 में उसकी एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, जिसको आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज पे चलेंगे। आप इस एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैं करवा चुकी हूँ। 3, 4 और 5 और इन क्वेश्चंस को मैं करवा चुकी हूँ, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये तीनों क्वेश्चन सोल्व आउट मिलेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जिसके मैंने जब इनकी सेल्फ असेसमेंट इस चैप्टर की बनाई थी तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बताऊँगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने जैसे कि लिखा है मैग्नीशियम, जिसका 24/12 है। अब 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम इसे किस तरह से करेंगे? 1s2 2s2 उसके बाद हमारे पास 2p6 होगा और 3s2 होगा। तो जैसे कि आप पढ़ते थे के, एल और एम पढ़ते थे, तो उसमें हमारे पास पहला जो होता था वो के होता था, दूसरा एल होता था और तीसरा एम होता था। तो इस तरह से ये भी होगा कि 1s2 हमारे पास है, 2s2, 2p6 और 3s2। यानी कि हमें इनकी पावर्स में इतने ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डालने हैं कि जो है इसके साथ 12 बन जाए। जिनको हम ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12। अब इस तरह एल्यूमिनियम को हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो ये हमें पढ़ा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर इसी तरह से नंबर हम ऐड करते हैं। इसके साथ 6 ही आता है, ऐसा नहीं होता कभी 4 होता है या कभी कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। बल्कि हम आगे मज़ीद जो होते हैं कम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जो जिसके साथ सूट करे, जिससे हमारे पास जो इनकी एटॉमिक नंबर 13 कंप्लीट होकर बन जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 हो चुके हैं। ये इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। लास्ट वन हमारे पास है एडजन, जिसका 40/18 है। मतलब 18 जो है वो एटॉमिक नंबर है, इसको हम कंसीडर करेंगे और इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारे पास होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो इस तरह से होगी। अब हम काउंट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 हमारे पास हो जाएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, का एक पार्ट रह गया है, मैं उसको भी सोल्व करवाती हूँ। जो इसका पार्ट नंबर ए था वो रह गया, जो हमारे पास था सिलिकॉन 28/14। तो 14 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस तरह से हम किस तरह सोल्व करेंगे? हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2 करेंगे। तो यानी कि इनको ऐड करेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बन जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट हो चुका है। 7 पे जाना। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एटम्स। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था? जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी उसने बनाई थी, उसमें उसने क्या कंट्रीब्यूशंस दिए थे? तो इसका आंसर बुक में से ही आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, बुक के पेज नंबर 31 पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे ये आपको रदरफोर्ड का मॉडल नज़र आ रहा है, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है और आगे जहाँ पे ख़त्म होता है मैं आपको बताऊँगी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड जो था वो एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक मॉडल जो था वो एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है, 1911 कब रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था? तो 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसको किस लिए उसने ये परफॉर्म किया था? उसने देखना था कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो होते हैं, लेकिन वो किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, आगे होते हैं, पीछे कितने ज़्यादा होते हैं। तो वो तमाम चीज़ें देखने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने इसी तरह से हेडिंग्स देनी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि रदरफोर्ड ने बोmbarded अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अबाउट, जी इसकी थिकनेस बताई थी विद अल्फा पार्टिकल। उसने बम्बार्ड किया था एक, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसने क्या किया था? उसने एक थिन जो था वो गोल्ड का फॉइल जो था उसको बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, और उसने देखा था कि उसने इसमें क्या इस्तेमाल किया था? अल्फा पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया था, जो कि उसने पोलोनियम से लिए थे अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे?
हीलियम के बने हुए थे, हीलियम न्यूक्लियाई के बने हुए थे, जो कि जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज था। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हीलियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज था। तो उनकी पावर डबल हो गई, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल। बहुत ज़्यादा जब उसने फॉयल आपको नज़र आ रही है गोल्ड फॉयल, इसके ऊपर बम्बार्ड किए थे उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स। उसने देखा था कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो थे वो गुजर चुके थे फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर, और कुछ पार्टिकल्स जो थे, कुछ ही पार्टिकल्स जो थे वो वापस पीछे की तरफ वापस आए थे, मुड़ गए, ठीक है। और ज़्यादातर जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो फॉयल के अंदर से गुजर गए थे। तो उसने देखा था कि ज़्यादातर जो थे वो 90 के एंगल पे ही गुजरे थे, मतलब एकदम 90 के एंगल पे गए थे, उसके बाद आगे जाके उनकी अपनी डायरेक्शंस चेंज की थी। ज़्यादातर मतलब 90 के डिग्री पे स्ट्रेट गए थे। रदरफोर्ड ने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इस फॉयल को यूज़ करके, ठीक है, और बहुत सारे अदर एलिमेंट्स लेके उसने ये किए थे, और उसने एक जैसे ही रिज़ल्ट उन सब में से ओखज़ किए। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। अब रदरफोर्ड ने इसके ख़िलाफ़ कुछ कंक्लूजन्स भी बनाए थे। उन्होंने क्या कहा था कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनरिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो फॉयल के अंदर से गुजर गए थे, ठीक है, और कुछ जो थे वो वापस आ गए थे, और उन्होंने बहुत सारी जगह जो थी वो स्पेस खाली छोड़ दी थी, ठीक है, एटम्स ने। द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of the atom। तो उसने कहा था कि बहुत सारे कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि 90 के एंगल से गुजर चुके थे उस फॉयल के अंदर से, वो ये दिखाते हैं कि जो पार्टिकल्स थे इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन थी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के थ्रू जो है ये गुजरे हैं, और वो कहाँ पे थी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स के दरमियान थी, और दूसरी चीज़ कौन सी थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एटम। जिस एटम के ऊपर उन्होंने जाना था वो भी पॉजिटिव था, और जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो खुद भी पॉजिटिव थे। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ जो ऐसे थे उनको मैसिव कहा गया है क्योंकि उनकी तो इतनी पावर नहीं होगी, वो अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उस इलेक्ट्रॉन से वो नहीं गुजरे। ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स ड्रान फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स को देख के एक कंक्लूजन जो फाइनल हुई थी कि रदरफोर्ड प्रपोज ए न्यू मॉडल फॉर एन एटम। एटम के लिए उन्होंने एक नया मॉडल जो था वो डिस्क्राइब किया। ही प्रपोज अ प्लानिटरी मॉडल सिमिलर टू द सोलर सिस्टम फॉर एन एटम, और उन्होंने इसको सोलर सिस्टम से मिसाल दी है कि जिस तरह सोलर सिस्टम में एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस यानी कि सन जो होता है उसके इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने भी ऐसे ही कहा है कि जैसे कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो एटम्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। एंड एटम इज़ आ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम जो होता है उन्होंने कहा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। द मास ऑफ एन एटम इज concentrated in a very small dense positively charged region, ठीक है। सो ये इसका आंसर यहाँ तक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ बोर्स एटॉमिक थ्योरी डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। अब इनका डिफरेंस बताना है कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोर एटॉमिक थ्योरी क्या थी। तो एक थ्योरीज थी, उन दोनों को सामने रख के मुझे जो कंक्लूजन मिली, मुझे जो फाइनल रिजल्ट मिला वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि रदरफोर्ड जो थे उन्होंने जब बताया, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो उसके इर्द गिर्द तमाम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स तमाम जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद जो थे बोहर ने आके क्या कहा, बोहर ने आके कहा कि जो एटम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स जो रिवॉल्व तो करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी एनर्जी जो होती है वो लो होती जाती है। और जब उनकी एनर्जी लो होती है तो उनका ख़तरा होता है कि वो गिर भी सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो अपने पाथ से अपने रास्ते से हट सकते हैं, यानी कि वो गिर सकते हैं। उसमें ये बताया गया था। जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो बताया है, लेकिन अब हम इसको डिटेल से करेंगे। जो इसका आंसर है वो लिखेंगे। मैंने यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर लिखा है। एक साइड पे आपने लिखना है रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और एक साइड पे लिखना है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि हम इसका डिफरेंस बता रहे हैं इनमें क्या चीज़ डिफरेंस थी। इसी के मार्क्स मिलेंगे। वो मैंने आपको स्टोरी बताई है, वो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। अगर आपसे कोई डिटेल पूछे तो आप उसे बता सकते हैं। वैसे आपने यहाँ पे डिफरेंस में यही लिखना है कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी जो थी इट वाज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल थ्योरी, ये इलेक्ट्रिकल थ्योरी पे बेस करती थी, और ये जो थी ये क्वांटम थ्योरी पे बेस करती थी। इसमें क्या था, रदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो
न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते थे, और बोहर्स में क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे न्यूक्लियस में, जिसकी ऑर्बिट्स थी उनकी एनर्जी के, ठीक है, कि उनकी एनर्जी लो होती थी। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस, इसमें कोई आइडिया नहीं बताया था कि ऑर्बिट किधर से किस तरह मूव करते हैं, और इसमें बताया था कि इनकी एक खास मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। और इसमें बताया था कि एटम्स शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कि एटम्स जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे एटम्स क्या करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि एटॉमिक्स की स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। स्टेबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की कि वो कितनी है, ठीक है, उसकी कितनी खासियत है, कितनी देर वो जो है वो मूव कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। तो इन्होंने नहीं बताया था कि एटॉमिक स्टेबिलिटी कितनी होगी, जबकि इन्होंने बताया था, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ने बताया था, ठीक है। सो ये इनके आंसर थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस जो थे वो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किए, आपको समझ आए होंगे। और स्टूडेंट्स मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।